वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हमने क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा था और लोकतंत्र और तानाशाही के बारे में हम पढ़ चुके थे। अधिनायकवाद क्या होता है, टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, सर्वाधिकारवाद, ये सब बातें हमने कर ली थी। आज एक नया टॉपिक लेकर हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत हो रहे हैं, वो है थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। लोकतंत्र जब हम पढ़ रहे थे तो हमने दो तरीके की शासन व्यवस्थाएं या दो तरीके के लोकतंत्र जो मेन होते हैं, मेन टाइप जो होते हैं, एक जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो जो जनता है वो जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से खुद जो है शासन व्यवस्था में भाग ले लेती है, जिसको हम पार्टिसिपेशन कहते हैं। लेकिन अब जनसंख्या वृद्धि के कारण और ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब एक नया रूप लोकतंत्र ने धारण किया है और वो है प्रतिनिधित्व का। यानी अब जनरली डेमोक्रेसी के अंदर ये होता है कि हम अपने प्रतिनिधियों को जो है भेजते हैं, कोई नुमाइंदा बनाते हैं, कोई हम रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो एक विचारक हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं और उसका नाम है जोसेफ शम्पीटर। जोसेफ शम्पीटर जो है ये कई किताबें इन्होंने लिखी हैं जोसेफ शम्पीटर ने, और जनरली ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लिखा है इन्होंने, आर्थिक विकास पे लिखा है। जैसे थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी किताब है, बिजनेस साइकिल उनकी किताब है, और ये बिजनेस के अंदर जो रिस्क लेने वाले लोग हैं, जो रिस्क लविंग पीपल हैं, पूंजीवादी लोग हैं जो जोखिम उठा सकते हैं, उनके बारे में जो है बात करते हैं। एक इनकी एक किताब है जो काफ़ी फेमस है और वो किताब है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये बड़ी फेमस किताब है और इस किताब में उन्होंने ये कहा कि ये जो पूंजीवाद है ये अब पश्चिमी के देशों में इसने सफलता अर्जित कर ली है और पश्चिम के देशों में इसका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पश्चिम के देशों में इसने सफलता अर्जित करने के बाद अब ये थोड़ा झुक रहा है समाजवाद की तरफ। किसकी तरफ? समाजवाद की तरफ। ये कहना है जोसेफ शम्पीटर का। जोसेफ शम्पीटर के बारे में जो हमको बात करनी है, जहाँ से हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, उसको हमको समझना चाहिए। वो लोकतंत्र के बारे में कुछ बात कह रहा है। वो कह रहा है कि ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का नाम है। किसका नाम है? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को हम कह सकते हैं कि एक संस्थागत व्यवस्था का नाम है। किसका नाम है? संस्थागत व्यवस्था का नाम है। संस्थागत व्यवस्था में ये होता है, यानी एक संस्था के बारे में हमको व्यवस्था करना है, और यही जो है इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। इस संस्थागत व्यवस्था में जो सत्ता होती है, तो वो जो सत्ता है संस्थागत व्यवस्था के अंदर, वो ये जो सार्वजनिक सत्ता होती है, अब कैसे मिलती है, या इस संस्थागत व्यवस्था में जब सत्ता जो है बांटी जाएगी वो होगी कॉम्पिटिटिव इलेक्शन के माध्यम से। कॉम्पिटिटिव इलेक्शन, या इसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव। प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव, यह है कॉम्पिटिटिव इलेक्शन। वह कहता है कि है तो ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, संस्थागत व्यवस्था का नाम है, लेकिन यहाँ जो है जो संघर्ष होता है वो प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष होता है। सत्ता हासिल करने के लिए क्या होता है? प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष होता है। दूसरा वो कहता है कि लोकतंत्र में होता यह है कि जो लोग शासन व्यवस्था करते हैं,
या जिन पर शासन व्यवस्था की जाती है, तो जो जिन लोगों पर शासन व्यवस्था की जाती है उनको ये चॉइस होती है, उनको ये अधिकार होता है कि वो चाहे तो शासक वर्ग को एक्सेप्ट करें, स्वीकार कर लें, चाहे नकार दें। ऐसा इनका मानना है ना। ये बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि ये लोकतंत्र कुछ नहीं है बल्कि एक राजनीतिक प्रणाली का नाम है। लोकतंत्र किस चीज का नाम है? एक राजनीतिक जो है प्रणाली का नाम है। एक पॉलिटिकल मेथड उसने कहा है, एक तरीका है ये, है ना। ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक पॉलिटिकल मेथड है। और पॉलिटिकल मेथड में जो लोकतंत्र का जो मतलब लेते हैं वो ये लेते हैं प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव। एक और बात इन्होंने ये कही लोकतंत्र के बारे में, ये प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव जो है ना, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और उन्होंने कही कि अगर आप चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था रहे, एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था राज्य रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कौन कौन? राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता और जो निष्क्रिय जो मतदाता हैं हमारे, जो एक्टिव नहीं ज्यादा, निष्क्रिय मतदाता, इनमें ज्यादा संबंध नहीं होना चाहिए। इनमें अगर ज्यादा संबंध नहीं हुआ तो एक श्रेष्ठ और एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। और इनमें अगर ज्यादा संबंध हो गया तो फिर जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये कहना है जोसेफ शम्पेटर का। तो ये जहां से हमने बात जो है शुरू की थी कि लोकतंत्र के बारे में जोसेफ शम्पेटर के क्या विचार है। अब हम आते हैं यहाँ पर और एक दूसरा हम जो है बात शुरू करते हैं, और वो बात ये है कि अब हम पढ़ते हैं प्रतिनिधित्व के प्रकार, यानी किस किस टाइप का जो है प्रतिनिधित्व होता है ना। इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जनरली जो है इसमें हम कुछ प्रकार देखते हैं, और जनरली हमारे सामने जो है 4 प्रकार जो है उभर कर आते हैं। क्या क्या है वो हम समझ लेते हैं। एक होता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। जिसको हम प्रादेशिक को बोलते हैं टेरिटोरियल। ठीक। एक दूसरा हमारे सामने आता है प्रादेशिक जो है प्रतिनिधित्व के बाद, और वो होता है जिसको हम कह सकते हैं व्यावसायिक, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल। तीसरा हमारे सामने आता है जो है फंक्शनल के बाद, वह है वर्ग। है ना, ये सिद्धांत। और एक होता है हमारा समूह। वर्ग सिद्धांत नहीं, ये वर्ग प्रतिनिधित्व, है ना, प्रतिनिधित्व। और एक होता है हमारा समूह। ठीक। ये 4 हैं प्रतिनिधित्व के प्रकार जिन पर हम जानने की कोशिश करेंगे। एक हमारा जो पहला है वो है हमारा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये है, उसको कहा जाता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि किसी एक जो है कोई भौगोलिक इलाका है, उसको हम एक निर्वाचन क्षेत्र मान लेते हैं, है ना। कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के हो सकती है। ठीक है, ये निर्वाचन क्षेत्र हमने मान लिया, कोई भौगोलिक इलाका हमारा है। वहां से हम जो है कुछ प्रतिनिधियों को जो है चुनकर लाते हैं। ये तय किया जाता है कि ये जो एक ज्योग्राफिकल जो एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, यहां से एक प्रतिनिधित्व जो है भेजा जाएगा, एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। इनके कई कई नाम हैं कि उनको क्या क्या कहा जाता है। जैसे कनाडा में ये जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, इसी को बोलते हैं हम राइडिंग।
है ना। अमेरिका में जो है इसी को हम लोग जिला डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से यूके में, इंडिया में, है ना, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, जनरली बोला जाता है इसको निर्वाचन क्षेत्र ही बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र। अब इसमें यह हो सकता है कि भाई ये जो हमने बनाया है निर्वाचन क्षेत्र, ये दो प्रकार का हो सकता है। या तो हम इस निर्वाचन क्षेत्र से जो है हम भेजें एक सदस्य, जब हम एक सदस्य भेजेंगे तो उसको बोल लेंगे हम एकल सदस्यीय, है ना। क्या बोलेंगे हम? एकल सदस्यीय। और अगर हम कई भेजेंगे हम लोग बोलेंगे बहुल सदस्य, ठीक। अब एकल सदस्य जनरली क्या है? एकल सदस्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एकल सदस्य हमारे यूएस में पाए जाएंगे, यूके में पाए जाएंगे, है ना, इंडिया में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है। जहां एक निर्वाचन क्षेत्र से हम जो है एक प्रतिनिधि ही भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ एमपी का इलेक्शन होता है, एमएलए का इलेक्शन होता है ना, कोई भी जनरली क्या होता है कि हम एक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक प्रतिनिधि भेजते हैं। एक इलाके के 2 एमएलए नहीं हो सकते हैं, 2 एमपी नहीं हो सकते, है ना। ऐसे ही बहुल सदस्यीय हमारे सामने व्यवस्थाएं आती हैं। इस बहुल सदस्य में भी हम 2 प्रकार के देखते हैं। एक बहुल सदस्यीय व्यवस्था यह है जिसमें पूरा जो देश है ना, उस पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा देश क्या है? एक निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। ये जनरली आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली होती है ना। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया और जो जनता है वो दलों को वोट देती है, किस दल की उसको सरकार बनानी है, और उस दल को उस पूरे इलेक्शन में कितना % वोट मिला है उस आधार पर फिर सीटों का वितरण कर दिया जाता है। जैसे कि उस दल को पूरे देश में माना कि 50% वोट मिले हैं, तो जो संसद होगी वहां उनके लिए 50% सीट उनको दे दी जाएंगी, ठीक है। इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं। या फिर कई जो है देश हैं, है ना, उनको जो है बड़े बड़े ब्लॉक्स, बड़े बड़े, ये छोटे हमारे यहाँ हैं, इनको कई हिस्सों में बांट सकते हैं। ये जो व्यवस्था है, जो पहली वाली व्यवस्था है, ये देखने में आती है इसराइल के अंदर और ये देखने में आती है नीदरलैंड के अंदर। और ये जो बड़ी बड़ी व्यवस्था है, बड़े बड़े जो निर्वाचन क्षेत्र हम बना लेते हैं, ये व्यवस्था हमको देखने को मिलती है स्विट्जरलैंड में, है ना, इटली में, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। यहां पर ये हमको जो है देखने को मिलती है। तो ये जो है प्रादेशिक जो है प्रतिनिधित्व हुआ। उसके बाद हम चलते हैं व्यावसायिक, फंक्शनल। ये क्या कहता है व्यावसायिक, ठीक है। ये जो व्यावसायिक है, ये व्यावसायिक ये कहता है कि समाज के अंदर कुछ प्रोफेशनल जो ग्रुप हैं वो होते हैं। समाज के अंदर कुछ व्यावसायिक लोग पाए जाते हैं और उनका एक समूह होता है। जैसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ जो है स्टूडेंट होते हैं, ये है ना, ये विभिन्न प्रकार के हमारे व्यवसाय करने वाले समूह हैं। तो ये कहते हैं कि भाई इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और जब हम ये करेंगे तो इसको माना जाएगा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। जो गिल्ड जो सोशलिस्ट लोग हैं, गिल्ड समाजवादी जो लोग हैं, है ना, सोशलिस्ट या समाजवादी लोग हैं, या जो फैबियन वादी जो लोग हैं ना, फैबियन जो सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब वाले जो लोग हैं, है ना, बीट्रिस, ये ब्रिटिश नहीं है भाई, बीट्रिस है ना, फैबियन वाले लोग हैं, ये जो है इसका समर्थन करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, व्यवसाय के आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है सब। इसके जो मेन समर्थक हैं वो हैं GDH कॉल, जो है ना, GDH कॉल की एक पुस्तक है किल्ड सोशलिज्म
रीस्टेटेड। ये जो GDH कॉल है ये इसका जो है समर्थक है और इनकी पुस्तक ये है गिल्ड। ये जो GDH कॉल है इनका एक बहुत फेमस एक कोटेशन है और उन्होंने ये कहा था कि जो लोकतंत्र है या सबसे अच्छा लोकतंत्र जो कहा उन्होंने, है ना, वो क्या कहा, ये इसी को कहा जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा लोकतंत्र उसने माना है। ठीक है। और अब ये व्यवस्था कहाँ कहाँ जो है देखने को मिलती है, तो जो रोमन पीरियड के अंदर हम देखते हैं वहां पर ये व्यवस्था मिलती है। मुसोलिनी ने भी इस टाइप की जो है व्यवस्था की थी। इंडोनेशिया के अंदर जो सुकार्नो था, है ना, 1965 से पूर्व, वहां पर भी ये व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। इसका जो चलन चला वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमको देखने को मिला और रूस के अंदर ऐसा कहा जाता है कि रूस के अंदर सबसे पहले ये देखने में आया। और रूस में भी जो वहाँ की जो अखिल रूसी कांग्रेस थी वहाँ ये बात कही गई कि भाई ये जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है, ये जो टेरिटोरियल जो प्रतिनिधित्व है, इसके मुकाबले में हमको जो है इसको लेना चाहिए व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को, कि समाज में कुछ लोहार वर्ग है, समाज में कुछ श्रमिक वर्ग है, समाज में कुछ काम करने वाले लोग हैं, कुछ व्यवसायी हैं, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के अंदर ये कहाँ देखने को मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंदर कहाँ देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर जहाँ 6 राज्यों के अंदर विधानसभा के अलावा विधान परिषदें हैं, वहां हम देखते हैं कि वहां 1/6 जो सीट हैं वो अध्यापक और स्नातकों के लिए होती हैं। तो भारत के अंदर अगर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व हमको देखना हो तो हमको जो है देखेंगे हम विधान परिषदों में, विधान परिषदों में। ठीक। और ये गिल्ड समाजवादियों ने और फैबियनवादी जो लोग हैं, है ना, इन लोगों ने इसका समर्थन किया है। सिडनी वेब ने ये कहा कि जो ब्रिटेन है उसमें एक समाजवादी राष्ट्रमंडल के लिए एक नया संविधान जो है बनना चाहिए और उसका जो आधार है वो ये व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर हमारे सामने जो तीसरा जो आता है जो हमने पढ़ा था वो तीसरा था वर्ग प्रतिनिधित्व, या जिसको हम क्लास रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास रिप्रेजेंटेशन। ठीक। ये जनरली जो पाया जाता है इसमें क्लास का प्रतिनिधित्व होता है ना, और ये जो पाया जाता है साम्यवादी या समाजवादी, साम्यवादी या समाजवादी। ठीक। एक हमारा जो है एक और जो टाइप है वो है हमारा टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं समूह, है ना। ये लोकतंत्र में भी हमने पढ़ा था। समूहवादी लोग कौन है ना। समूह जो प्रतिनिधित्व है ये जनरली पाया जाता है जो बहुलवादी और उदारवादी जो शासन व्यवस्थाएं हैं, है ना, उसमें ये पाया जाता है। बहुलवादी और उदारवादी शासन व्यवस्थाओं में ये देखने को मिलता है समूह प्रतिनिधित्व, है ना। ये चौथा हो गया। इसके जो समर्थक हैं, तो जो समूह प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं वो इसके समर्थक होंगे, जिसमें A.F. बेंटली है ना, A.F. बेंटली, डेविड ट्रूमैन हो गए, डेविड ट्रूमैन हो गए, रॉबर्ट डहाल हो गए। वैसे इंग्लिश में लिखना चाहिए नाम सब, लेकिन आसानी के लिए रॉबर्ट डहाल हो गए और लिन ब्लॉम, है ना, ब्लॉम। ठीक। ये 4 समर्थक जो समूह प्रतिनिधित्व है हमारा बहुलवादी उदारवादी शासन व्यवस्थाओं में पाया जाता है, उसके 4 समर्थक हो गए जो हम देखते हैं। अब बात आती है कि इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, है ना। प्रतिनिधित्व के
सिद्धांत, जो हमारा मेन टॉपिक है ना, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत क्या है, कौन कौन से सिद्धांत हैं इसमें जो पाए जाते हैं। देखो प्रतिनिधित्व में जनरली 5 सिद्धांत हम पढ़ेंगे। एक जो सिद्धांत है प्रतिनिधित्व का वो है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियावादी, जिसको हम रिएक्शनरी भी बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा रूढ़िवादी, है ना, रूढ़िवादी, रिएक्शनरी बोल सकते हैं इसको। और ये है कंजर्वेटिव, ठीक, कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। उदारवादी, जिसको हम बोलते हैं लिबरल। और चौथा अगर हम देखें उदारवादी के साथ साथ तो हमको नजर आएगा आमूल परिवर्तनवादी। आमूल, एक एक करके पढ़ेंगे हम इसको, आमूल परिवर्तनवादी, ठीक। और पांचवा जो है हम पढ़ेंगे वो उसको संभ्रांत वर्ग कह सकते हैं, उसको अभिजात कह सकते हैं, संभ्रांत वर्ग, है ना, सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत जनरली जो है देखने में आते हैं। प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, उदारवादी, आमूल परिवर्तनवादी, संभ्रांत वर्ग या संभ्रांत वर्गवादी भी कह सकते हैं ना सिद्धांत, ठीक है। ये जो है ये रेडिकल कहे जाते हैं। और ये जो है आपके एलिटिस्ट मॉडल जो हमने पढ़ा था लोकतंत्र में, तो एलिटिस्ट वाले हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इनको, और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रतिक्रियावादी है, अब पहले तो इसमें समझेंगे इसके समर्थक कौन है। प्रतिक्रियावादियों के जो समर्थक है वो हॉब्स है और हैमिल्टन, हॉब्स और हैमिल्टन। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जो प्रतिनिधि है वो उस पर निर्वाचकों का नियंत्रण जो है नहीं रहता है, और ये नियंत्रण के साथ साथ जन सहभागिता भी नहीं रहती है। जो लोग हैं उनकी जन सहभागिता नहीं रहती है ना, जन सहभागिता नहीं रहती है। और ये जो व्यवस्था जो देखने में आती है जनरली, ये व्यवस्था होती है जहां निरंकुश जो है राजतंत्र देखने में आता है, ठीक है। जहां प्रतिनिधि पर, यह एक तरीके से वहां प्रतिनिधि होता ही नहीं है, वहां तो मेन जो वो है लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, ये चलता है। यहाँ कानून व्यवस्था बनी रहे, प्रतिनिधित्व हो या ना हो, ऐसा देखने को मिलता है निरंकुश राजतंत्र में। इसके समर्थक हैं हॉब्स और हैमिल्टन। हॉब्स इसीलिए कहता है ना, हॉब्स स्वतंत्रता की जब बात करता है कि क्या है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कुछ नहीं है बल्कि राज्य के कानूनों का पालन जो है करना चाहिए। तो ऐसी जो व्यवस्था बनती है जहां स्टेट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहां प्रतिनिधित्व की हम बात नहीं कर सकते। उसके बाद आता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी जो कंसेप्ट है और जिसके जो विचारक हैं वो आते हैं एडमंड बर्क और मेडिसन, इसके समर्थक हैं एडमंड बर्क और मेडिसन। ये थोड़ा सा इनसे मिलते हैं, संभ्रांतवाद के सिद्धांत थे और इनके प्रभाव इन पर देखने को मिलते हैं रूढ़िवादियों पर। क्या कहते हैं ये एडमंड बर्क और मेडिसन। एडमंड बर्क इसका जो है मुख्य प्रवर्तक है, उसका मैन जो है समर्थक है एडमंड बर्क। और एडमंड बर्क जो प्रतिनिधित्व के बारे में जो बताता है, तो एक मॉडल पूरा का पूरा निकल कर सामने आया जिसको हम बर्किनियन मॉडल ही बोलते हैं। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो जनता है, जो निर्वाचक है, उनका काम इलेक्शन तक है। उसके बाद जब वो प्रतिनिधि बन गए तो अब उनका काम है कि वो अपने विवेक से और अपने अनुभव से, उनके पास जो बुद्धि है उससे वो अब जनता की सेवा करें। इनके नजदीक जो है ये प्रतिनिधित्व क्या है, एक मॉरल ड्यूटी, एक नैतिक कर्तव्य जो उसको करना ही चाहिए, है ना। वो कहते हैं कि समाज में कुछ अशिक्षित लोग होते हैं, जो कम भाग्यशाली लोग होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व जो है जो शिक्षित लोग हैं उनको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि वो शिक्षित लोगों के पास एक निर्णय लेने की, परिपक्व निर्णय लेने की एक योग्यता होती है, मैच्योर जजमेंट वो कर लेते हैं, है ना, तो परिपक्व निर्णय ले लेंगे। और एक होता है उनके पास प्रबुद्ध विवेक। क्या होता है?
प्रबुद्ध विवेक, इनलाइटेंड कंसाइंस उनके पास होता है और मैच्योर जजमेंट वो कर सकते हैं, इसलिए उनको प्रतिनिधित्व करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात जो बर्क ने कही है और जो बर्किनियन मॉडल का प्रतिनिधित्व का जो बर्किनियन मॉडल है उसमें भी हमको देखने को मिलती है, और वो ये है कि यहाँ जो है जो प्रतिनिधि है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होता है, बल्कि वो जो प्रतिनिधि होता है वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है, ये कहना है बर्क का। इसलिए बर्क जब 1774 में वहाँ ब्रिस्टल में इंग्लैंड में जब MP बना वहाँ यूके में, है ना, तो फिर इन्होंने कहा था कि मैं कोई ब्रिस्टल का जो प्रतिनिधि नहीं हूँ बल्कि मैं पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि हूँ, ये कहना है रूढ़िवादी लोगों का। और इनके विचारों के आधार पर ये जिस मॉडल को सपोर्ट करते हैं, हम मॉडल भी पढ़ेंगे, वो ट्रस्टीशिप वाला मॉडल है, हम उसमें बात कर लेंगे ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा उदारवादियों की तरफ, कि उदार जो दूसरा है हमारा उदारवादी सिद्धांत, तीसरा है ना, उदारवादी सिद्धांत जिसको हम कहते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, लिबरल थ्योरी। ये क्या कहती है प्रतिनिधित्व के बारे में? इसके जो समर्थक हैं वो देखने को मिलते हैं हमको जॉन लॉक और जेफरसन, ठीक, जॉन लॉक और जेफरसन। ये जो उदारवादी जो लोग हैं ये प्रतिनिधित्व के बारे में ये कहते हैं कि प्रतिनिधि वाकई में प्रतिनिधि है, वास्तव में प्रतिनिधि है, वो संदेशवाहक है। जिन लोगों ने उसको निर्वाचित किया है, जो निर्वाचक है, उनका ये संदेशवाहक है, निर्वाचित लोग, इसलिए उनको संदेशवाहक का कार्य करना चाहिए, मैसेंजर का कार्य करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। ये कोई नीति निर्माता नहीं है कि आप गए आपको प्रतिनिधि बना दिया, है ना, जैसे बर्क कहता था, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आप संदेशवाहक हैं, जो निर्वाचकों के संदेशवाहक हैं, आप कोई नीति निर्माता नहीं है, इसलिए उनके लिए कार्य करना चाहिए, है ना। ये जो उदारवादी जो सिद्धांत वाले हैं, इनके जो समर्थक हैं ये जॉन लॉक है और जेफरसन है, ये जो है सहभागिता की जो है बात ज्यादा करते हैं, ठीक। उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा आमूल परिवर्तनवादी। आमूल परिवर्तनवादी जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, है ना, रेडिकल, और इसके जो समर्थक हैं वो हैं रूसो या नव वामपंथी, रूसो और नव वामपंथी या न्यू लेफ्टिस्ट जिसको हम बोलते हैं ना, न्यू लेफ्टिस्ट हम उनको बोलते हैं ना। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यहाँ जो एक तो ये प्रतिनिधित्व के खिलाफ है, प्रतिनिधित्व के ये विरोधी हैं। खुद रूसो जो है लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है, तो लोकमत को बढ़ावा देते हैं जनरली, है ना। प्रतिनिधित्व के मुकाबले में ये लोक मत की बात करते हैं, ये जन सहभागिता की बात करते हैं, लोगों का, पीपुल्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। प्रतिनिधित्व के व्यवस्था के ये विरोधी है। क्या है भाई? ये प्रतिनिधित्व के विरोधी हैं, ये है आमूल परिवर्तनवादी। और एक हमारा जो है वो है लास्ट, जिसको हम कहते हैं संभ्रांत वर्ग वादी सिद्धांत, या जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं ये? जब हमने डेमोक्रेसी के अंदर एलिटिस्ट पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि इसके जो समर्थक हैं, एक तो पारेटो है, एक मोस्का है, ठीक, और एक रॉबर्ट मिशेल। ये तीन तो उसके हैं। ये कहते हैं कि जो निर्वाचक जो लोग हैं उनका काम सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, इलेक्शन में अपने आप को हिस्सा लेना है, और इलेक्शन में जब वो निर्वाचन करेंगे तो संभ्रांत वर्ग
से करेंगे। एलिटिस्ट जो लोग होते हैं, जो सब लोग हैं जिनके पास योग्यता होती है शासन व्यवस्था चलाने की, उनमें से जो है ये अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। हर एक प्रतिनिधि नहीं होगा, और जब ये प्रतिनिधि चुन लेंगे तो इनका काम समाप्त हो जाएगा। अब जो भी कार्य करना होगा वो कौन करेंगे? एलिटिस्ट जो है लोग करेंगे। तो ये 5 सिद्धांत हमको जो है देखने को मिलते हैं। एक विचारक है जिसका नाम है समुएल बियर। वो जो है समुएल बियर जो है 5 और जो है जनरली रूप हमको बताता है। एक है परंपरागत, अनुदारवादी, है ना। दूसरा है परंपरागत उदारवादी। तीसरा है उदारवादी। चौथा है ना, चौथा हमारे उग्र कह सकते हैं हम। और पांचवा हमारे जो है जो देखने में आता है, पांचवा वो है आधुनिक अनुदारवादी, या जिसको हम कह सकते हैं आधुनिक समाजवादी। ठीक, ये 5 प्रकार बताए हैं समुएल बियर ने। ठीक, क्या है 5 प्रकार? परंपरागत अनुदारवादी। परंपरागत जो अनुदारवादी हैं, ये जो उन्होंने सिद्धांत बताया ना 5, ये इस पर आधारित है कि शासक और शासितों में क्या संबंध रहेंगे। शासक और शासितों में संबंध पर आधारित है ना, उनमें क्या संबंध रहेगा ये इस पर आधारित है। तो परंपरागत अनुदारवादी ये कहते हैं कि यहाँ जो वेलफेयर का जो काम है, जो समाज कल्याण का काम है, वो तो नरेश करेंगे, वो तो जो है कौन करेंगे? वो सरकारें करेंगी। ठीक, उसके बाद आता है परंपरागत जो है उदारवादी। परंपरागत जो है उदारवादी लोग ये कहते हैं कि जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, जो समाज कल्याण का काम है, वो निरंतर जो है राजनीतिक संस्थाएं नहीं करेंगी। कौन नहीं करेंगी? निरंतर जो है राजनीतिक संस्थाएं नहीं करेंगी, बल्कि वो लोग करेंगे जो समाज के जो जिनको हम जो है अपना प्रतिनिधित्व बनाकर जो है भेजते हैं, वो लोग ये कार्य करेंगे, है ना। निरंतर संस्थाएं ना करके जो संसद है वो इस कार्य को जो है करेगी। इसी टाइप की बात जो है उदारवादी लोग करते हैं, है ना। उदारवादी लोग भी इसी टाइप की बात जो है करते हैं। और उदारवादी लोग एक बड़ी अच्छी बात, उसको अच्छी नहीं कहना चाहिए, बल्कि वो जिस चीज पर बल देते हैं वो कहते हैं कि ये जो मताधिकार है, विस्तार की तो बात करते ही हैं उदारवादी लोग, है ना। मताधिकार के विस्तार की बात करते हैं, ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन ये जो मताधिकार है, इस पर ये कहते हैं कि संपत्ति की योग्यता पर बल देते हैं। ये इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, संपत्ति की योग्यता होनी चाहिए। जब आप मताधिकार दें तो उसमें जो है कहीं ना कहीं संपत्ति को भी देखना चाहिए। और एक आता है हमारा उग्र, या जिसको हम कहते हैं रेडिकल, जो जनरली रूसो के विचारों से मिलता जुलता है। ये कहते हैं कि जब यहाँ जो प्रतिनिधित्व है वो एक तरीके से जो है एक एकीकृत इच्छा का नाम है। प्रतिनिधित्व किस पर आधारित होती है? एकीकृत इच्छा पर, सब लोगों की एकीकृत इच्छा, इंटीग्रेटेड विल, उस पर जो है प्रतिनिधित्व आधारित होती है। और ये एकीकृत इच्छा ही, समाज की एकीकृत इच्छा ही, है ना, ये होती है सर्वोच्चतम संस्था। अंतिम जो है, अंतिम सर्वोच्च सत्ता, ये जो एकीकृत इच्छा है अंतिम सर्वोच्च सत्ता होती है। अब ये जो कार्य करेंगे, है ना, वो या तो प्रत्यक्ष रूप से करेंगे या फिर हित समूह के माध्यम से करेंगे, लेकिन यहाँ जो प्रतिनिधित्व है वो एकीकृत इच्छा पर आधारित है और अंतिम सर्वोच्च संस्था इस एकीकृत इच्छा को मानते हैं। उसके बाद आता है आधुनिक अनुदारवादी, या जिसको कहते हैं हम आधुनिक
समाजवादी। ये जो है जो समाज के अंदर जो विभिन्न जो वर्ग हैं, है ना, उनको एक इकाई मान लेते हैं और इकाई मानकर अनुशासनात्मक जो राजनीतिक दलों पर राजनीतिक दलों पर आधारित होते हैं ना। और यहाँ जो है ये जो आधुनिक अनुदारवादी आधुनिक समाजवादी व्यवस्था में हम देखते हैं कि लोगों के पास दो दलों की चॉइस होती है, उनमें से आपको एक दल को जो है एक्सेप्ट करवाना है। ठीक। एक और विचारक हैं हमारे A.R. बाल। ठीक है। ये A.R. बाल दो प्रकार के बताते हैं, ये प्रतिनिधित्व के दो प्रकार बताते हैं या सिद्धांत बताते हैं, उदारवादी लोकतंत्रवादी। ठीक। और दूसरा उदारवादी लोकतंत्रवादी या समूह समाजवादी। ये दो प्रकार देखते हैं हम, है ना, लिबरल डेमोक्रेटिक या प्लूरल सोशलिस्ट। तो उदारवादी लोकतंत्र हम जनरली जानते भी हैं, हम पढ़े हमने इससे पहले कि ये जो है मताधिकार के विस्तार की तो बात करते हैं, है ना। मताधिकार का विस्तार होना चाहिए, लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, और जिन लोगों को मताधिकार दे दिया गया है उनके अंदर भी जो है समानता पर ये फोकस करते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार के साथ साथ जो है गुप्त मतदान के भी ये समर्थक होते हैं, है ना। गुप्त मतदान के भी समर्थक होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है निर्वाचन चाहते हैं, है ना। स्वतंत्र या जिसको कहते हैं हम निष्पक्ष जो है मतदान या निर्वाचन, और जो निर्वाचक हैं उनके हितों की रक्षा, ये इनके हितों की रक्षा, जो लोग वोट देते हैं, जो लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। ये उदारवादी लोकतंत्र के अंदर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद जो ये दोनों प्रकार बताए A.R. बाल ने, उसके बाद जो आता है समूह समाजवादी। अब जो समूह समाजवादी है, देखो यहाँ तो क्या हो रहा है, मताधिकार का विस्तार हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक ज्योग्राफिकल जो लोकेलिटी है उसको निर्वाचन क्षेत्र जो है मान लिया गया है, ठीक, और यहाँ से प्रतिनिधि चुने जाएंगे। लेकिन समूह समाजवादी में ये व्यवस्था ना होकर यहाँ जो है कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यहाँ वर्गों का प्रतिनिधित्व हमको देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि ये कहते हैं कि जब लोकतंत्र का कार्य यह है कि आर्थिक शोषण ना हो, सामाजिक समानता है, तो यही कार्य जो है प्रतिनिधि को भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, है ना, आर्थिक शोषण ना हो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, आर्थिक शोषण ना हो, है ना, आर्थिक शोषण का अभाव हो ऐसी व्यवस्था प्रतिनिधि को करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ऐसा करता है। और सामाजिक समानता ये दोनों चीजें जो है प्रतिनिधि को करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ऐसा करता है। एक और बात ये कहते हैं कि समाजवाद आने से पहले, यानी पूर्व समाजवादी जो व्यवस्था है उसमें तो कहीं ना कहीं जो दल हैं उनको परमिशन होगी, जो गुट हैं उनको जो है परमिशन होगी कि वो अपना कार्य करें। लेकिन जब समाजवाद आ जाएगा तो ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कोई दल नहीं होगा, कोई गुट नहीं होगा। यहाँ तक वो तो कहते हैं कि स्टेट जो है, स्टेट भी खत्म हो जाएगा, जिसके लिए वो कहते हैं कि स्टेट विदर्स हो गए। अब हम